वीडियो में हमने पढ़ना स्टमक की डेवलपमेंट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने इसोफेगस की डेवलपमेंट को पढ़ा था। अब हम कंटिन्यू करते हैं फोरगेट के डेरिवेटिव्स की डेवलपमेंट को, जिसमें स्टमक पढ़ेंगे। फोरगेट का जो क्रीनियल पार्ट होता है वो तो फेरिंग्स वगैरह से रिलेटेड कर रहा होता है, वो ट्यूबुलर पार्ट नहीं होता। लेकिन जो फोरगेट का निचला पार्ट होता है, जैसे इस डायग्राम में जो येलो कलर का गट के लिए हम गट पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपने येलो वाली जो भी एम्ब्रियो के अंदर चीज़ है उस पर कंसिडर करना है, उस पर फोकस करना है। अब ये जो मेरे पास ये ऊपर वाला हिस्सा है उसने तो फेरिंग्स वगैरह बनाना है, तो वो ट्यूबुलर पार्ट नहीं है। नीचे वाला हिस्सा जो जिसने फोरगेट और गट बनानी है वो हमारे पास ट्यूबुलर पार्ट होता है। मिसाल के तौर पर स्टमक बनना है तो स्टमक उसी ट्यूबुलर पार्ट में से एक आउटपोस्टिंग डेवलप होगी जिसने फर्दर हमारे पास स्टमक बना देना है। इसोफेगस हमने पढ़ ली थी। अब हम स्टमक के डिटेल्स पढ़ेंगे। जैसे ये नेक्स्ट डायग्राम दिखाई गई है, इसमें बिल्कुल ही येलो वाले स्ट्रक्चर्स पे आप फोकस करें। येलो वाले स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे तो इस ट्यूबुलर पार्ट में जो बीच में से ट्यूब जा रही है, इसमें से एक आउटपोस्टिंग डेवलप होगी मीडियन प्लेन में, जिसने बनाना है स्टमक। जो स्टमक होती है बिल्कुल ये मीडियन प्लेन है ना, इस पे फोकस करके इस समझें ये मीडियन प्लेन है, ये बिल्कुल सीधे में ये ट्यूब जा रही है, इसमें से आउटपोस्टिंग डेवलप होगी और हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो इस तरह से ये होता है। अब इसके लिए मैं आपको पहले ये वाली बात समझ आ गई कि फोरगेट के जो हमारे पास डिस्टल पार्ट होता है वो ट्यूबुलर पार्ट होता है, जहाँ से ये डायलिटेशन वगैरह होती है गट के स्ट्रक्चर्स की, ठीक है, और ये मीडियन प्लेन में ओरिएंटेड होते हैं। अब इस तरह से आपने एक समझना है मीडियन प्लेन के लिए, दिस इज़ द मिसाल के तौर पे ये ट्यूब हमारे पास है और इस ट्यूब में सबसे पहले एनलार्जमेंट होगी, थोड़ी सी एनलार्जमेंट होगी, इस तरह से फूल गई ये ट्यूब, ठीक है, ये तो सब फूल गई। लेकिन पहले के बॉर्डर्स को बात समझ लें। ये हमारे पास कौन सा बॉर्डर है? ये डॉर्सल बॉर्डर है। ये हमारे पास एम्ब्रियो का वेंट्रल बॉर्डर, एम्ब्रियो की बात हो रही है, ये वेंट्रल बॉर्डर है एम्ब्रियो का, ये डॉर्सल बॉर्डर है। ये एम्ब्रियो की जो है वो हमारे पास सॉरी इस तरह से हम करेंगे। ये वेंट्रल बॉर्डर है ये, और ये हमारे पास क्या है? डोर्सल बॉर्डर है। ये हमारे पास एम्ब्रियो की जो है वो राइट साइड है और ये एम्ब्रियो की क्या है? लेफ्ट साइड है। इस तरह से ये पड़ा है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये वेंट्रल बॉर्डर है, ये डोर्सल बॉर्डर है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगी? रोटेशन होगी, 90 डिग्री पे रोटेशन होगी। ये फर्स्ट इस तरह से थी, अब ये रोटेशन होगी 90 डिग्री पे। सिर्फ और सिर्फ ये मैं आपको रोटेशन समझा रही हूँ, वरना ये स्ट्रक्चर्स पूल के इस तरह से लार्ज होते हैं, इस तरह से आ जाते हैं। लेकिन वैसे मैं सिर्फ और सिर्फ रोटेशन बता रही हूँ किस तरह से करनी है। कि ये हमारे पास आगे की तरफ वेंट्रल बॉर्डर था, अब ये हमारे पास 90 डिग्री पे रोटेशन होगी, इस तरह से रोटेशन हो गई। अब आप देख सकते हैं जो पहले वेंट्रल बॉर्डर था अब वो यहाँ पर आ गया है, किस स्ट्रक्चर साइड पर आ गया? राइट साइड पर आ गया है। और ये जो डोर्सल बॉर्डर था वो लेफ्ट साइड पे चला गया। अब जो पहले की राइट साइड थी, ये राइट साइड है ना, ये जो पहले की राइट साइड थी आफ्टर रोटेशन ये बन जाती है वेंट्रल सरफेस और लेफ्ट साइड जो है वो बन जाती है डोर्सल सरफेस, ठीक है। सॉरी मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दी कि जो राइट साइड होती है वो डॉर्सल सरफेस, क्योंकि ये पीछे ये वाली जो जगह है वो डॉर्सल है और ये वाली जगह जो है वो वेंट्रल है। डॉर्सल एंड मतलब ये वाली डॉर्सल कहनी, ये अपनी वेंट्रल कहनी। मिसाल के तौर पे एम्ब्रियो इस तरह से था, ये इसका ये इसका क्या था? ये वाला जो था ये डॉर्सल बॉर्डर था, ये वाला वेंट्रल बॉर्डर था। आफ्टर रोटेशन क्या हुआ? वेंट्रल बॉर्डर जो है वो हमारे पास राइट साइड पे चला गया, डॉर्सल बॉर्डर कहाँ चला गया? लेफ्ट साइड पे चला गया। तो और पहले के जो राइट साइड थी ये राइट साइड थी, आफ्टर रोटेशन आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन राइट साइड डॉर्सल सरफेस बन गई और जो लेफ्ट साइड है वो वेंट्रल सरफेस बन गई। इसी वजह से हम कहते हैं जो हमारे पास वेगस नर्व्स होती हैं, जो वेगस नर्व्स होती हैं पहले क्या थी? राइट को राइट वेगस नर्व सप्लाई कर रही थी और लेफ्ट को लेफ्ट वेगस नर्व सप्लाई कर रही थी। आफ्टर रोटेशन जो राइट साइड है वो जब हमारे पास डॉर्सल सरफेस बनती है तो राइट के लिए कौन सी नर्व आ जाती है? लेफ्ट वाली आ जाती है। तो इसी तरह का इसीलिए कहा जाता है कि जो एंटीरियर वॉल, क्योंकि हमारे पास राइट वाली जो है वो डॉर्सल पीछे की तरफ चलेगी, लेफ्ट वाली वेंट्रल बन गई, तो आगे जो लेफ्ट साइड है उसको सप्लाई करी होती है एंटीरियर वेगस नर्व। तो यही हमारे पास होती है कि लेफ्ट वेगस नर्व जो है वो सप्लाई करी होती है एंटीरियर वॉल ऑफ द एडल्ट स्टमक को। क्योंकि पहले तो हमारे पास मतलब इस तरह से था, लेकिन आफ्टर रोटेशन जो लेफ्ट साइड है वो आगे की तरफ आगे वाली साइड बन गई ना, तो इसी तरह इसीलिए लेफ्ट वेगस नर्व जो है वो हमारे पास एंटीरियर वॉल ऑफ द स्टमक को सप्लाई करी होती है, क्योंकि एंटीरियर वॉल ऑफ द स्टमक ये है बेशक, क्योंकि वो है कौन सी? लेफ्ट साइड। पहले इस तरह से साइड्स थी, ये लेफ्ट साइड थी, ये राइट साइड थी, इसको राइट वेगस नर्व सप्लाई करी थी, इसको लेफ्ट वेगस नर्व सप्लाई करी थी। लेकिन जब रोटेशन हुई तो लेफ्ट वाली जो है वो आगे वो हमारे पास बन गई एंटीरियर सरफेस, वेंट्रल सरफेस, जिसकी वजह से एंटीरियर वॉल ऑफ स्टमक को कौन सी नर्व सप्लाई करी? अभी भी लेफ्ट वेगस नर्व भी सप्लाई करिए। तो इस बात को बहुत आसानी से ध्यान से समझें। दिस इज द डोर्सल बॉर्डर, दिस इज द वेंट्रल बॉर्डर, दिस इज द राइट सरफेस, दिस इज लेफ्ट सरफेस। आफ्टर रोटेशन जो राइट सरफेस है वो डोर्सल सरफेस बन जाती है, लेफ्ट सरफेस वेंट्रल सरफेस बन जाती है। जो डोर्सल जो हमारे पास वेंट्रल बॉर्डर होता है वो राइट पे चला जाता है और जो डोर्सल बॉर्डर होता है वो हमारे पास लेफ्ट पे चला जाता है। तो ये बात हमारे पास रोटेशन होगी 90 डिग्री रोटेशन स्टमक की। अब स्टमक याद रखने के, स्टमक जो हमारे पास ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है आगे की साइड पे जो मतलब ये वेंट्रल साइड थी, आगे की तरफ वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम से और पीछे की तरफ डोर्सल मेसेंट्री से जो है वो अटैच होता है। जो वेंट्रल हमारे पास होती है ना मेसेंट्री, उसके अंदर और भी स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं।
जिस तरह से देखें, अब ये स्टमक, पहले इस डायग्राम को देखें, ये स्टमक है बिल्कुल मिड लाइन में, इसकी एनलार्जमेंट हो रही है, ठीक है, और इस तरह से इसकी एनलार्जमेंट हो रही है, रोटेशन हो रही है साथ। लेकिन क्या होता है, स्टमक का जो ये वाला बॉर्डर होता है ना, जो डॉर्सल बॉर्डर होता है, वो ज़्यादा ग्रो करता है एज़ कम्पेयर टू ये वाला बॉर्डर, इस आगे वाले बॉर्डर के, जिसकी वजह से जो ये डॉर्सल बॉर्डर है ना, ये हमारे पास ज़्यादा ग्रो करता है, जिसकी वजह से ये ग्रेटर कर्वेचर बनाता है। और जो दूसरे वाला है वो हमारे पास क्या बनाता है, लेसर कर्वेचर बनाता है, क्योंकि वो कम ग्रो करता है। अब मैं आपको एनिमेशन से दिखाती हूँ। डेवलपमेंट ऑफ जीआईटी में बिल्कुल वही बिल्कुल वही व्यू है जो मैंने आपको भी दिखाया एम्ब्रियो का। हमारे पास डायवर्टिकुलम राइज होगा, फोल्डिंग होगी इस गट के ऊपर पार्ट से। ये देखिए स्टमक के इस पार्ट को प्रोमिनेंट करके, ये स्टमक का बर्ड है, जिसके जूम करके अभी स्टमक के बर्ड को अलग से पढ़ेंगे। ये देखें, ये आगे की तरफ स्टमक होता है, पीछे की तरफ लिवर है, लेकिन ये वेंट्रल साइड है, ये डॉर्सल साइड है, पीछे की तरफ एओर्टा है, सॉरी आगे की तरफ लिवर है। अब ये रोटेशन होगी 90 डिग्री, स्टमक की रोटेशन हुई, लिवर जो है वो राइट साइड पे चला गया, स्टमक लेफ्ट साइड पे चला गया। पहले ये हमारे पास स्टमक लेफ्ट साइड पे चला गया, लिवर राइट साइड पे, साथ ही साथ हमारे पास पेनक्रियाज और स्प्लीन भी बन रहे हैं। पेनक्रियाज और स्प्लीन भी बन रहे हैं, ये हमारे पास स्टमक की डोर्सल मेजेंट्री के अंदर ही पेनक्रियाज और स्प्लीन भी बन रहे होते हैं, ठीक है। स्टमक की डोर्सल मेजेंट्री के अंदर ही पेनक्रियाज और स्प्लीन भी बन रहे हैं। आप देख सकते हैं स्टमक का एक बॉर्डर है वो ज़्यादा लार्ज कर गया है, और जिसकी वजह से राइट और लेफ्ट ट्रिगर्स नाम का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया था अच्छे से कि क्या होता है। ये लिवर बन रहा है। अब भी इसी तरह से स्टमक का मीडियल प्लेन में फोकस किया गया। मीडियन प्लेन में फोकस करेंगे तो ये ऊपर वाला क्रेनियल एंड है, नीचे वाले कॉर्डल है, ये राइट है लेफ्ट है। इसी तरह से ये देखें, ये पीछे की तरफ डोर्सल मेजेंट्री, डोर्सल एब्डोमिनल वॉल है, आगे की तरफ वेंट्रल मेजेंट्री, वेंट्रल एब्डोमिनल वॉल होती है। अब स्टमक की देखें, साथ ही साथ स्टमक की जो है लार्जमेंट भी हो रही है, स्टमक की रोटेशन भी हो रही है। अब व्हाट इज़ मेंटल बर्सन मैं आपको भी बताती हूँ, लेकिन ये बात ध्यान में रखें। ये देखें स्टमक का जो ये वाला डोर्सल वाला होता है ना, वो ज़्यादा ग्रो करता है। डोर्सल बॉर्डर जो है वो ज़्यादा ग्रो करता है, इसकी वजह से वो एक ग्रेटर कर्वेचर बना देता है, जबकि जो वेंट्रल बॉर्डर होता है कम ग्रो करता है, इसकी वजह से वो लेसर कर्वेचर बनाता है। अब इसी तरह से यहाँ पर ये कंप्लीट हमारे पास जो है वो हो गई है। स्टमक की डेवलपमेंट में सिर्फ एक आपका टॉपिक रह गया, छोटा सा मेंटल बर्सा। आपको पता है कि स्टमक जो होता है वो इस तरह से जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बीच में होता है वो पीछे की साइड पे डोर्सल पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से डोर्सल मेजेंट्री के थ्रू और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से वेंट्रल मेजेंट्री के थ्रू जो है वो अटैच होता है। स्टमक की इंट्रा पेरिटोनियल स्ट्रक्चर है, इसकी डोर्सल वेंट्रल मेजेंट्री दोनों होती हैं। अब जो स्टोमक की रोटेशन होती है तो साथ ही साथ क्या होता है, जो डोर्सल मेजेंट्री है वो लेफ्ट साइड पे जाना शुरू हो जाती है। जब वो लेफ्ट साइड पे जा रही होती है तो वो एक लंबा सैक बना देती है। सैक ये देखेंगे एक स्पेस है, पेरिटोनियल सैक है, जैसे मोमेंटल बर्सा या लेसर सैक कहते हैं, जो स्टमक के पीछे प्रेजेंट होती है। फाइनल अचीवमेंट जब हो जाती है तो ये बिल्कुल स्टमक के पीछे आ जाती है, एओर्टा और पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स के आगे प्रेजेंट होती है लेसर सैक। अब एक और बात याद रखने की, लेसर सैक जो है नीचे की तरफ जो है वो हमारे ग्रेटर मोमेंटम से जो है उसकी लेयर्स के दरमियान जो है उससे कंटिन्यू कर रही होती है। ग्रेटर मोमेंटम इज नथिंग बट large fold of peritoneum which extend from the stomach to the intestine। स्टमक से इंटेस्टाइन के दरमियान इंटेस्टाइन्स को कवर कर रही होती है पूरी की पूरी। स्टमक से के ग्रेटर कर्वेचर से राइज होती है। ग्रेटोमेंटम की 2 लेयर्स होती हैं जिनके अंदर भी ये जो ओमेंटल बर्सा है, जो सैक जो है उसकी स्पेस जो है वो जा रही होती है। तो ओमेंटल बर्सा इज कंटिन्यूस विद द ग्रेटर ओमेंटम। तो ये हमारे पास फाइनल पोजीशन होती है। और दूसरी बात याद रखनी कि डोर्सल मेजेंट्री में हमारे पास जब स्टमक बहुत से ऑर्गन्स होते हैं, स्प्लीन एंड पेनक्रियाज वगैरह, पहले क्या होते हैं वो इंट्रापेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब उनके आगे भी मेजेंट्री होती है पीछे भी मेजेंट्री होती है। लेकिन जब रोटेशन होती है स्टमक की 90 डिग्री रोटेशन होती है तो उसके बाद क्या होता है कि इस रोटेशन के बाद पेनक्रियाज और स्प्लीन वगैरह जो पेनक्रियाज जो है वो रेट्रोपेरिटोनियल बन जाते हैं, स्प्लीन फिर भी इंट्रापेरिटोनियल होती है। लेकिन पेनक्रियाज हैं उनके सिर्फ और सिर्फ आगे पेरिटोनियम उनकी होती है, पीछे पेरिटोनियम नहीं होती बल्कि सिर्फ और सिर्फ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है। तो ये इफेक्ट्स होते हैं कि स्टमक की रोटेशन से ऑर्गन्स के पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो बाकी डेवलपमेंट ऑफ द एलिमेंट्री सिस्टम नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कंटिन्यू करें।